हेलो एवरीवन, ये सीरीज की 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th की साइंस के 7th चैप्टर को, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम अपनी और अपने आसपास की चीज़ों की फॉर्मेशन प्रोसेस को समझेंगे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी देखेंगे। तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को अच्छे एनिमेशन की हेल्प से इस तरह से समझेंगे कि आपकी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म उसी के जैसे ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। इसे आप सिंपली ऐसे समझिए कि ये प्रोसेस होती है अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म करने की। ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो आगे दो टाइप्स का होता है, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और रिप्रोडक्शन के इन दोनों मोड या टाइप में मेन डिफरेंस ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन या डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम क्यों होता है? कायदे से तो बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब कुछ एक ही पेरेंट से तो आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए कॉपिंग की जो प्रोसेस होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है। इसलिए थोड़े से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें ज़्यादा वेरिएशन इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए ऑफस्प्रिंग के अंदर दो पेरेंट्स से डीएनए कॉपी होता है और दो जगह से इंफॉर्मेशन आती है, और दो पेरेंट्स से ट्रेट्स आने की वजह से डीएनए कॉपिंग में भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। आप बस सिंपली इतना याद रखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें डीएनए कॉपिंग में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस इसीलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसमें डीएनए कॉपिंग में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए कॉपिंग के टाइम पर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएशन अराइज होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं ये वेरिएशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं सर्वाइवल में। इसके साथ वेरिएशन जो है वो स्पीसीज को स्टेबिलिटी देते हैं और इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो वेरिएशन की हेल्प से इंडिविजुअल इवॉल्व भी हो सकता है। इसके बाद हमें अच्छे से डिटेल में समझना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को। लेकिन उससे पहले हम कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो आप देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्म नहीं होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस होती हैं। फर्टिलाइजेशन और गैमीट फॉर्मेशन के बारे में हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और हायर एनिमल्स में पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट की प्रोसेस काफ़ी जल्दी होती है, वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसके बाद अब हम समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 6 टाइप्स होते हैं, जो कि है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं फिजन से। तो इस प्रोसेस में जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ये जो फिजन की प्रोसेस होती है वो आगे दो टाइप्स की होती है, जो कि है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में जो पेरेंट सेल होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। वहीं पर जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें पेरेंट सेल काफ़ी सारी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मोड या टाइप है फ्रेगमेंटेशन। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस में फ्रेगमेंट हो जाता है और हर एक जो पीस होता है वो पूरे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा। तो आप देखिए, ये है स्पाइरोगायरा। ये आगे कितने पीसेस में फ्रेगमेंट हो रहा है, आगे जाके ये हर एक पीस एक नए स्पाइरोगायरा में ग्रो हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा मोड है रीजनरेशन।
तो इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है फुल ऑर्गेनिज्म में ग्रो होने की, जब वो कट होते हैं या ब्रोक डाउन हो जाते हैं मेन ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जांपल प्लानेरिया और हाइड्रा। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम इनके एक पार्ट को कट कर देते हैं तो वो पार्ट पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रीजनरेशन होता है वो कम ही ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, क्योंकि इसके लिए स्पेशल रीजनरेटिव सेल्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ये रीजनरेशन होता है। आपको इन सभी टाइप्स या मोड के एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चौथा मोड है बडिंग। तो बडिंग में पेरेंट्स की बॉडी का स्मॉल पार्ट ग्रो होता है बड के फॉर्म में, और जब ये बड ग्रो हो जाता है तो ये पेरेंट की बॉडी से डिटेच हो जाता है और नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट, ईटीसी। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये एक मेथड होती है रिप्रोडक्शन की जिसमें प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं उसके वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स से। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जो कि है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरली होती है प्लांट पार्ट्स के अंदर, जैसे लीव्स के थ्रू होती है ब्रायोफाइलम में, स्टेम्स के थ्रू होती है जिंजर और टर्मरिक में। कहने का मतलब है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपने आप होता है। वहीं पर हम बात करें दूसरे टाइप के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो कि है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें हम ह्यूमंस खुद ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं प्लांट पार्ट्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस से, जैसे कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर ईटीसी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इफेक्टिव मोड यही होता है, और इसके इफेक्टिव होने के पीछे कुछ रीजन्स या बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उन बेनिफिट्स पर। तो यहाँ पर मेनली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेनिफिट्स की बात की गई है। तो पहला है कि इसमें हमें जो ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम डिसीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ हम इस प्रोसेस से जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर प्लांट्स के सर्वाइवल के 100% चांसेस होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6th टाइप या मोड है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट प्लांट होता है वो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट रिलीज करता है, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो इंडिविजुअली एक प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर आपको इसके सभी मोड्स के एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम्स में इन्हें पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद हमें समझना है चैप्टर के दूसरे पार्ट को, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। हमें यहाँ पर 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है, जो कि है फ्लावर के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। तो पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप पहले इस फ्लावर के डायग्राम को देखिए। तो ये है एक हिबिस्कस का फ्लावर। तो किसी भी फ्लावर में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, जो कि है सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल और स्टेमन। ये जो स्टेमन और पिस्टिल होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के, और इसके बेसिस पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में डिवाइड होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो हैं जिनके अंदर स्टेमन या पिस्टिल में से एक पार्ट प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन। वहीं पर बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस, मस्टर्ड, ईटीसी। तो ये है फ्लावर के चारों पार्ट्स। इसमें से जो सेपल होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है उसकी इनिशियल स्टेज में। जो पेटल्स होते हैं वो फ्लावर को अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, हनीबी, ईटीसी। इसके बाद फ्लावर का तीसरा और पहला रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन। तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, जो कि है एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टिल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके भी आगे 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो आप देखिए रिप्रोडक्टिव फ्लावर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टेमन के एंथर से पिस्टल की स्टिग्मा पर आ जाते हैं। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आने की जो प्रोसेस होती है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। ये पॉलिनेशन भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, जो कि है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब सेम फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर अटैच हो जाते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। वहीं पर जब डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो उस पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है।
वहीं पर क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों फ्लावर में देखने को मिलता है। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये एंथर से अपने आप स्टिग्मा पर ट्रांसफर नहीं होते। इनको ट्रांसफर होने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर की हेल्प से, विंड की हेल्प से और एनिमल्स में इंसेक्ट्स की हेल्प से ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं फिर क्या होता है। तो जब पोलन ग्रेन सही स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचना होता है जो कि ओवरी में लोकेटेड होते हैं। पोलन ग्रेन्स को ओवरी तक पहुंचने के लिए इस पोलन ट्यूब से पास होना होता है जिसे स्टाइल कहा जाता है। तो जब पोलन ग्रेन्स ओवरी में पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। और बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं जाइगोट फॉर्म करने के लिए। तो जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो वो काफ़ी बार डिवाइड होता है ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो को फॉर्म करने के लिए, और बाद में ओव्यूल के ऊपर एक सीड कोट फॉर्म हो जाती है जो कि ग्रेजुअली सीड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद हमें शॉर्ट में समझना है डबल फर्टिलाइजेशन को। तो इस प्रोसेस में 2 मेल पोलर न्यूक्लियाई पहुंचते हैं प्लांट की ओवरी में, जिसमें से एक फ्यूज होता है एग के साथ और दूसरा फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमें समझना है इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझने की शुरुआत हम करेंगे प्यूबर्टी को समझने से। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक पीरियड होता है जब वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, और इंडिविजुअल की उस कंडीशन को प्यूबर्टी कहा जाता है। या फिर हम प्यूबर्टी उस पीरियड को कह सकते हैं जब गर्ल्स या फीमेल्स की ओवरी में जर्म सेल बनने लगते हैं और बॉयज़ या मेल्स के टेस्टिस में स्पर्म सेल्स बनने लगते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी में कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उन चेंजेस पर। तो पहले हम देखते हैं उन चेंजेस को जो गर्ल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है कि गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है बॉडी के कुछ प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि आर्मपेट्स और प्यूबिक एरिया में थिक हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा चेंज है जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चेंज गर्ल्स में ये होता है कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। गर्ल्स में ये सभी चेंजेस 10 से 14 ईयर के बीच में शुरू होते हैं। और वहीं पर बात करें बॉयज़ की, तो उनके अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर फेस पर थिक हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज़ भारी होना स्टार्ट हो जाती है, प्राइवेट पार्ट्स जैसे कि आर्मपिट और प्यूबिक या जेनाइटल एरियाज में हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और पिंपल्स आना भी शुरू हो जाते हैं। इसके साथ प्यूबर्टी के टाइम पर दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज़ में प्यूबर्टी का टाइम होता है 12 से 16 ईयर के बीच में। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक लड़के या लड़की में अलग अलग टाइम पर प्यूबर्टी आती है। किसी में थोड़ी जल्दी आ जाती है, किसी में थोड़ी लेट। इसके बाद हमें देखना है ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो पहले है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये है टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर ही मेल्स में जो जर्म सेल या स्पर्म्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। इसके साथ जो मेल हार्मोन होता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन, वो टेस्टिस से ही सीक्रेट होता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है और इंडिविजुअल के लाइफ टाइम तक चलता है। टेस्टिस के बाद नेक्स्ट पार्ट है स्क्रोटम। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और ये स्क्रोटम ही स्पेशल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो टेस्टिस को ये टेम्परेचर स्क्रोटम ही प्रोवाइड करता है। टेस्टिस और स्क्रोटम को देखने के बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वास डिफरेंस। तो ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि ये जो स्पर्म्स होते हैं उन्हें यूरेथ्रा तक कैरी करती है, और ये जो यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पासेज होता है स्पर्म्स और यूरिन के लिए, यानी कि स्पर्म्स और यूरिन एक ही पासेज से पास होती है। तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। बाकी के पार्ट्स और इसकी वर्किंग को हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स फॉर्म होते हैं जो कि स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं वो वास डिफरेंस में जाते हैं। फिर आगे वास डिफरेंस में ही यूरिनरी ब्लेडर से एक और ट्यूब कनेक्ट हो जाती है, और जो कि आगे यूरेथ्रा से जुड़ती है, जो कि कॉमन पासेज होता है स्पर्म्स और यूरिन के ट्रांसफर के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 ग्लैंड और हैं जो कि ये सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड सीक्रेशंस करते हैं जो कि न्यूट्रिशियस होता है स्पर्म्स के लिए, और यही स्पर्म सेल को लिक्विड फॉर्म जो कि होता है सीमन उसमें कन्वर्ट करते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पर्म अकेला रिलीज नहीं होता,
बल्कि वो सीमन के फॉर्म में रिलीज होता है पेनिस से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने के बाद अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले ये है ओवरीज। तो ये ओवल शेप्ड ऑर्गन होती हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं लोअर एब्डोमेन के हर एक साइड में। और इनका फंक्शन होता है कि ये जो है वो ओवम सेल्स और फीमेल सेक्स हार्मोन जो कि होता है ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वो रिलीज करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब। तो ये फर्टिलाइजेशन की साइड होती है फीमेल्स के अंदर। इसे ओविडक्ट्स भी कहा जाता है जो कि होलो मस्कुलर डक्ट्स का पेयर होता है यूटेरस और ओवरीज के बीच में। तो इसका फंक्शन होता है कि जो एग होता है ये उसे यूटेरस तक ले जाती है। ये कैसे होता है ये हम आगे समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है यूटेरस। तो ये एक होलो पियर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इसे बॉम्ब भी कहा जाता है जिसका हिंदी में मतलब होता है गर्भ। इसके साथ जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यूटेरस के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चौथा पार्ट है वेजाइना। तो ये एक मस्कुलर कैनाल होती है फीमेल्स में जो कि स्पर्म को रिसीव करती है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जैसे कि ये बर्थ कैनाल होती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ यहीं से होता है, मेंस्ट्रुएशन भी यहीं से होता है और जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो यहीं से आता है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमें देखना है ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन को। तो पहले तो आप ये समझिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो ये फ्यूजन होता है मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम का। तो जब स्पर्म फ्यूज होता है एग के साथ तो वो जाइगोट में फॉर्म हो जाता है जिससे न्यू प्रोजेनी फॉर्म होता है। तो ये जो जाइगोट होता है इसमें आगे काफ़ी सारे डिविजन्स होते हैं और ये फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये एम्ब्रियो फर्दर यूटेरस की सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग में पहुंच जाती है। फिर इस एम्ब्रियो का पूरा फर्दर डेवलपमेंट यूटेरस के अंदर ही होता है। तो ये बेबी होता है यूटेरस के अंदर, उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर ब्लड से जिसे कि प्लासेंटा कहा जाता है। तो अब आप इसे डायग्राम की हेल्प से समझिए। तो सबसे पहले जो ओवरी होती है वो ओवम या एग को रिलीज करती है। तो इधर फीमेल्स की फेलोपियन ट्यूब में एग या ओवम आ जाता है और मेटिंग यानी कि सेक्स के दौरान जो स्पर्म्स होते हैं वो पहले वेजाइना में जाते हैं और फिर ये स्पर्म्स फ्लो करते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी प्रेजेंट है और स्पर्म सेल्स फ्लो होते हुए फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। तो स्पर्म सेल्स जो है वो मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। तो मिलियंस स्पर्म में से ही एक स्पर्म सेल ओवम से फ्यूज हो जाता है और जाइगोट फॉर्म कर लेता है और फिर ये जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये एम्ब्रियो यूटेरस की थिक लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है जहां इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इसको खाना, ऑक्सीजन वगैरह सब प्लासेंटा के थ्रू मिलता है और इस पूरी प्रोसेस की टाइमिंग होती है अराउंड 9 मंथ्स। तो ये तो हमने देख लिया कि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है। अब हमें उस कंडीशन को भी देखना है कि जब जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो ओवरी जो है वो हर महीने में एक एग रिलीज करती है। ओवरी एग्स अल्टरनेटिवली रिलीज करती है। जैसे एक मंथ में लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ तो अगले में राइट से होगा। तो जो ओवरी होती है वो हर महीने एक एग को रिलीज करती है, इसलिए जो यूटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। और ये जो यूटेरस होता है वो थिक एंड स्पंजी हो जाता है। तो आप देखिए अगर ये जो एग रिलीज होता है वो 2 से 3 दिन तक एक्टिव रहता है या जिंदा रहता है। इसलिए जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इस लाइनिंग की जरूरत नहीं होती और ये लाइनिंग धीरे धीरे ब्रेक होती है और ये ब्लड और म्यूकस के साथ वेजाइना से बाहर आ जाती है। इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये हर मंथ होती है फीमेल्स में जो कि यूजुअली 3 से 7 डेज तक चलती है। ये मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम से शुरू होती है और यूजुअली 45 की एज तक चलती है। तो फीमेल्स में या गर्ल्स में जो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मेनार्क कहा जाता है और जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे मेनोपॉज कहा जाता है। इसके बाद है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली होती है रिप्रोडक्शन के सभी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एस्पेक्ट्स में सही होना। यानी कि इंडिविजुअल अगर फिजिकली हेल्दी है, मेंटली सही है, सोशली और इमोशनली भी सही सोचता है तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही है। तो आप देखिए हायर एनिमल्स में मेनली रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स इन्वॉल्व होता है। इस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा भी कुछ डिसीजेज होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे को, और जो डिसीजेज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ट्रांसमिट होती हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज कहते हैं। ये एसटीडीज मेनली 2 टाइप से फैलती हैं, एक बैक्टीरिया के थ्रू, दूसरी वायरस के थ्रू।
जो एसटीडीज बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं उन्हें बैक्टीरियल एसटीडीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिल्स, ईटीसी। वहीं पर जो एसटीडीज वायरस के थ्रू स्प्रेड होती हैं उन्हें वायरल एसटीडीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल HIV, वॉट्स, ईटीसी। तो ये जो एसटीडीज होती हैं ये काफ़ी हार्मफुल होती हैं। इनसे कभी कभी इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एसटीडीज से हमें काफ़ी बचकर रहना चाहिए। एसटीडीज के केस में एक टर्म कहा जाता है कि इसकी जो प्रिवेंशन है वो क्योर से अच्छी होती है, क्योंकि ये एक बार अगर हो जाती है तो ये बड़ी मुश्किल से सही होती है। कुछ डिसीजेस तो ऐसी भी होती हैं जो कि सही नहीं होती हैं, तो हम जो है वो इनसे बचने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडीज को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं इनके वेरियस टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, ईटीसी। तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इन सभी मेथड्स को। शुरुआत करते हैं फिजिकल मेथड से। तो इस मेथड में फिजिकल बैरियर का यूज किया जाता है जिससे एग्स और स्पर्म की मीटिंग और फ्यूजन ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स, ईटीसी। तो ये जो कॉन्डम्स और भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं ये सबसे इफेक्टिव होते हैं एसटीडीज को फैलने से रोकने में। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स। तो इस मेथड में ओरल पिल्स का यूज किया जाता है। ये पिल्स फीमेल्स की बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती हैं, जिससे फीमेल बॉडी में एग सही से रिलीज नहीं होता। तो इस मेथड को काफ़ी सारी फीमेल्स यूज करती हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ पिल्स खानी होती हैं। लेकिन इस मेथड के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वेट गेन, हेडेक, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, नोजिया, ईटीसी। इसके बाद हमें समझना है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को। तो ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कि फीमेल्स के यूटेरस में इम्प्लांट किए जाते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के यूटेरस में कॉपर टी और लूप को प्लेस किया जाता है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके बाद बिल्कुल लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड्स। तो सभी मेथड्स में ये मेथड सबसे इफेक्टिव होता है प्रेगनेंसी कंट्रोल का। इसमें सर्जरीज के थ्रू मेल या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। मेल्स के अंदर इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, जिसके अंदर मेल्स के वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसफर ब्लॉक हो जाता है। वहीं पर फीमेल्स के अंदर इस प्रोसेस को वेसेक्टोमी कहा जाता है, जिसमें जो फिलोपियन ट्यूब होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे एग का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम बस ये है कि ये मेथड्स इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी हो जाती है तो इनके रिवर्स होने के बहुत ही कम यानी कि नामात्र के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सीरीज की आने वाली वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।